discussed about the spinning operation. Now the next operation which are performed on the seat is stretch forming. In this, first we stretch the seat by apply the tensile forces. For example, there is a requirement to give the shape of the seat like this. ठीक है, इस तरह की कोई शेप देनी है कर्व्ड फॉर्म में, लार्ज कर्वेचर है ये, जैसे एरोप्लेन्स की जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उस तरह का। यदि आपको लार्ज साइज की सीट्स को बेंड करना है, ठीक है, तो उस तरह की बेंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेच फॉर्मिंग करते हैं। तो फर्स्ट वी स्ट्रेच द सीट बाय यूजिंग सम मशीन। यहाँ पर देखिए ये जो ब्लॉक्स दे रखे हैं, द ब्लॉक्स आर यूज्ड टू स्ट्रेच द सीट। ठीक है, इस चीज को स्ट्रेच करने के लिए दिए गए, दैट इज ग्रैपिंग जा। ठीक है, जा grab the seat and pull the seat to create the tensile forces. Tensile forces must be in the range of elastic. Elastic range में होने चाहिए, सीट में परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। After that, we use the a formed die. The die contain the shape of your curvature. जो आपका ये मेटल का ब्लॉक है, it contain the outer surface which is the replica of your required shape. जो आपको required shape की requirement है सीट के ऊपर, उसी का ये क्या replica है। And from that you apply the force. इसके ऊपर आप क्या करते हो, force apply करते हो, ठीक है, on the die, and die will be press the seat in forward directions. So the seat will be take the shape of this curved surface. तो सीट है आपकी, वो क्या करती है, कर्व्ड जो सरफेस है उसकी शेप को गेन कर लेती है। एंड दिस ऑपरेशन इज नोन एज द स्ट्रेच फॉर्मिंग। इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेच फॉर्मिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो आपकी सीट ऑलरेडी क्या है, स्ट्रेचिंग में है। द सीट इज ऑलरेडी स्ट्रेचिंग। देखिए पूरी सीट किसके अंदर है, टेंसाइल फोर्सेस के अंदर है। और जब सीट को बैंड किया जाता है तो आपको पता है, ठीक है, जो आउटर लेयर्स हैं, जो आपकी ये ज्योमेट्रिक एक्सिस है, ज्योमेट्रिक एक्सिस से ऊपर वाली जो लेयर्स हैं वो स्ट्रेचिंग में आती हैं, और नीचे वाली क्या आती है, कंप्रेसिव में आती है। कंप्रेसिव मींस वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है लेयर्स। तो नीचे की लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। लेकिन दिस सीट इज ऑलरेडी इन स्ट्रेचिंग, ये लेयर ऑलरेडी स्ट्रेचिंग में है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी प्लेन है एट दिस पोजिशन, द प्लेन इन दिस पोजिशन is already in stretch. वो ऑलरेडी क्या है, स्ट्रेच कंडीशंस के अंदर है, दैट इज ऑलरेडी इन स्ट्रेचिंग, वो ऑलरेडी स्ट्रेचिंग में है। तो जब इसको कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेगा तो दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्ट्रेचिंग से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जो न्यूट्रल लेयर से नीचे की जो लेयर्स हैं वो, ठीक है, उनके ऊपर किसी तरह का भी क्या नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो स्ट्रेचिंग एंड नो कॉन्ट्रैक्शन, देयर इज नो टेंसाइल फोर्स, देयर इज नो कंप्रेसिव फोर्सेस, कोई भी कंप्रेसिव फोर्सेस नहीं होगा बिलो द ज्योमेट्रिक एक्सिस। तो रिंकल्स नहीं आते इसमें, ठीक है। अदरवाइज यदि आप सीट को बेंड करोगे किसी भी प्लेट को, देयर विल बी रिंकल्स, यहाँ पर नीचे रिंकल्स आ जाते हैं, सीट इकट्ठी हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर रिंकल्स नहीं आएंगे। दैट इज द बिग एडवांटेज ऑफ ए स्ट्रेच फॉर्मिंग। ठीक है, ये स्ट्रेच फॉर्मिंग के एडवांटेजेस है। तो जो बिग साइज के जो कोई भी शेप को गेन करना है, उसके लिए हम स्ट्रेच फॉर्मिंग जनरली यूज करते हैं। इसके लिए हम वीडियो देखते हैं स्ट्रेच फॉर्मिंग कैसे की जाती है इन इंडस्ट्री। ये हॉट एयर से सीट को हीट कर रहे हैं ताकि सीट को स्ट्रेच करना इजी रहे, शेप देना। ठीक है, अभी ये ग्रिप के अंदर सीट को ग्रैप कर रहे हैं, दे आर ग्रैपिंग द सीट। This is a die block
ये वो डाई ब्लॉक है जिसके में शेप प्रोवाइड करनी है यहाँ पर। दिस ऑपरेशन इज नोन एज द स्ट्रेच फॉर्मिंग। इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेच फॉर्मिंग बोलते हैं। The next operation is your embossing. In embossing, in embossing operation, we press the sheet between two dies to give the projection on one side of a surface, and the same projection is reflected on the other side. Like this, जैसे आपकी ये sheet है, this is a sheet, and after this operation, the sheet will be look like this. sheet इस तरह से आपको नजर आएगी, ठीक है? इसको आप एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दो, दिस इज sheet, इसको छोड़ दीजिए, तो शीट विल बी लुक लाइक दिस, ठीक है? इट मींस यहां से शीट क्या हुई है? डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड हुई है, तो नेक्स्ट पोर्शन के अंदर क्या हो जाएगी? इट विल बी प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? तो ऑपरेशन इन प्रोजेक्टेड रेज फिगर आर मेड ऑन द शीट मेटल विद कॉरस्पॉन्डिंग रिलीफ ऑन अदर साइड, ठीक है? जिस साइड आपका प्रोजेक्शन होगा उसका अपोजिट साइड क्या मिलेगा? कॉरस्पॉन्डिंग रिलीफ। रिलीफ मतलब होलो स्पेस मिलेगा आपको। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज द एम्बॉसिंग ऑपरेशन, को एम्बॉसिंग ऑपरेशन बोलते हैं। देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन थिकनेस, ठीक है? शीट की थिकनेस में कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं आता है। जनरली इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग रिजिडिटी टू शीट मेटल एंड डेकोरेटिव शीट वर्क, ठीक है? आपने देखा होगा जो हमारे घरों की छत के ऊपर प्लेट लगी होती हैं, आयरन शीट प्लेट लगी होती हैं, जो काफी, जैसे आपके रेलवे स्टेशन हैं, आपके बस स्टैंड हैं, तो वहां पर आप रूफ के ऊपर लाइक दिस, ठीक है? रूफ के ऊपर इस तरह से आपको सीट दिखाई देती है, ठीक है? इन शेप। तो ये जो पर्टिकुलर शेप देने का वजह क्या है कि जो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सीट इज इंक्रीज। यदि यही सीट स्ट्रेट रखा तो इट कैन हैंडल लेस फोर्सेस एज कंपेयर टू द दिस embossed सीट। जो आपकी embossing की हुई सीट है, इट कैन हैंडल मोर लोड एज कंपेयर टू फ्लैट सीट के कंपेयर में। बिकॉज जब आप सीट को embossing कर देते हो, मटेरियल सेम है, थिकनेस सेम है, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट यू चेंज द शेप ऑफ मटेरियल। बस आपने मटेरियल की क्या कर दी है? एक शेप चेंज कर दी है, और शेप चेंज करने की वजह से लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल इज इंक्रीज्ड। लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लीनियर एक्सिस। जैसे जैसे आप इस एक्सिस से मटेरियल को दूर भेजोगे, अवे फ्रॉम दिस एक्सिस, जितना इस एक्सिस से मटेरियल दूर जाएगा उतनी ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मटेरियल का इंक्रीज करेगा, और मटेरियल की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, ठीक है? इसके अंदर लीनियर एक्सिस कहाँ है? सेम लाइन के ऊपर। लीनियर एक्सिस ऑफ ए फ्लैट शीट इज दिस, यही इसकी लीनियर एक्सिस है, ठीक है? जो आपकी प्लेट की थिकनेस है उसी के अंदर से। तो यहाँ पर क्या है? थिकनेस काफी कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, इट इज विल बी वेरी लो एज कंपेयर टू द एम्बोस्ड शीट। जो जिस शीट की एम्बोसिंग की गई है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, और उसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो शीट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और स्ट्रेंथ को ही रिजिडिटी से रिप्रेजेंट किया गया है, यूज फॉर प्रोवाइडिंग रिजिडिटी टू शीट मेटल एंड डेकोरेटिव शीट वर्क, ठीक है? ये आपको डेकोरेटिव पर्पस के लिए आपको यूज करना है, तो शीट को डिफरेंट वे से हम बेंडिंग करके उसको यूज कर सकते हैं। तो करते कैसे एम्बोसिंग ऑपरेशन? ठीक है, जो भी आपको शेप शीट के ऊपर क्रिएट करनी है, लाइक दिस आपको शेप क्रिएट करनी है, तो आप क्या करोगे? यू विल बी, हाँ बोलिए, क्रिएट ए केविटी। 1 सेकेंड। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है उसके लिए हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। बेंडिंग इक्वेशन आती है इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, तो वहां उस बेंडिंग इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एरिया किसी भी
मटेरियल का हम इंक्रीज करते हैं अबाउट सम एक्सेस, तो उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। ठीक है, मटेरियल को जितना अवे भेजेंगे, जैसे आपका नॉर्मल स्केल है, जो उसकी विड्थ है उस साइड आप उसको बेंड करना चाहो तो इट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, लेकिन जो उसकी थिकनेस है उस एक्सिस के अबाउट उसको बेंड करो तो इट इज वेरी इजी। ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन से उसकी विड्थ है उस डायरेक्शन के अंदर हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मटेरियल को बेंड करने के लिए, क्योंकि मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन उस एक्सिस में ज्यादा है। ठीक, तो दिस इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम द बेंडिंग इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो उसको हम ज्यादा डिटेल में ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, बस हमें ये इतना याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया जितना हम इंक्रीज करेंगे मटेरियल का, मटेरियल उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए यदि सेम मटेरियल है, आपका क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज सेम, तो होलो पाइप इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द सॉलिड पाइप। यदि ठीक है, यदि आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज सेम, ठीक है, जो वॉल्यूम है ऑफ मटेरियल इज सेम है, तो जो होलो पाइप्स होते हैं वो सॉलिड पाइप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जो भी आपको शेप क्रिएट करनी है, वी विल क्रिएट द केविटी इन ए अपर डाई, एक मेटल का ब्लॉक है उसके अंदर केविटी बनाई गई। जहां पर केविटी बनाई गई है लोअर ब्लॉक्स के अंदर वहां पर प्रोजेक्शंस बनाए जाएंगे। इन लोअर ब्लॉक्स वी क्रिएट द प्रोजेक्शंस, वहां पर प्रोजेक्शंस बनाया जाएगा ऑफ ए सेम एज ए केविटी, केविटी जैसा। एंड आफ्टर दैट वी प्लेस द सीट, इसके बीच में एक शीट, फ्लैट शीट को प्लेस कर देंगे एंड अप्लाई द फोर्सेस, फोर्स को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सीट इज टेक द शेप ऑफ ए केविटी, जो केविटी की शेप है उसके फॉर्म में सीट विल बी बैंड, सीट बैंड हो जाएगी। एंड दैट ऑपरेशन इज नोन एज द एम्बोसिंग ऑपरेशन, इसको एम्बोसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो देखते हैं। देखो यहाँ पर सीट के अंदर एक केविटी दिखाई दे रही है। इन द सीट देयर विल बी केविटी, आपको एक केविटी दिखाई दे रही है। तो ये मेटल कट नहीं हुआ यहाँ से, दिस इज प्रोजेक्टेड ऑन द अदर साइड। तो आपकी सीट की दूसरी साइड क्या हो गया है, ये प्रोजेक्टेड हो गया है, रेज्ड हो गया है उस साइड। ठीक है, तो एक साइड से प्रेस कर दिया जाता है और दूसरी साइड मटेरियल को पुश कर दिया जाता है। दैट ऑपरेशन इज नोन एज द एम्बोसिंग ऑपरेशन। The next operation is your twining operation. In this, the plastic flow of metal occur at top and bottom layer and not at the entire volume. जैसे embossing में क्या हो रहा था आपका, what is the happening in the embossing, जो आपकी प्लेट की थिकनेस थी, that is जो मटेरियल था, that is completely क्या हो रहा था, डिफॉर्म हो रहा था। पूरी मटेरियल आपका जो है कंप्लीट वॉल्यूम इज डिफॉर्मिंग, the complete volume is deforming by pressing between the dies like this. ठीक है, दिस इज अ थिकनेस, जो थिकनेस है इस तरह से वो क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। ये आपकी मेटेरियल की क्या है, थिकनेस, इज अ थिकनेस। ठीक है, तो दिस ऑपरेशन इज नोन एज द एम्बोसिंग ऑपरेशन। जब कंप्लीट वॉल्यूम डिफॉर्म होता है तो दैट ऑपरेशन इज नोन एज द एम्बोसिंग। इन क्वाइनिंग ऑपरेशन ओनली टॉप सरफेस, ठीक है, दिस इज द थिकनेस ऑफ योर शीट। ठीक है, up to some extent your material is going to deform. For example, एक बार होल्ड कीजिए।
हेलो। हम मैम नंदी सर को फोन कर लो, आगे मेरी क्लास चल रही है। बस तो ठीक है मैम, नंदी सर देख लेंगे, मैं क्लास ले लेता हूँ। इन क्वाइनिंग ऑपरेशन, ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट ऑफ ए सरफेस इज डिफॉर्म। ठीक है, कुछ ही एक्सटेंट तक मटेरियल क्या होगा आपका, फ्रॉम द टॉप लेयर इट विल बी डिफॉर्म, इट विल बी चेंज देयर शेप ऑफ ए पर्टिकुलर शेप, कोई भी पर्टिकुलर शेप चेंज होगी आपकी। सिमिलरली एट द बॉटम सरफेस अप टू सम एक्सटेंट ऑफ ए सरफेस इज डिफॉर्म, वही क्या होगा, डिफॉर्म्ड होगा। नॉट द इंटायर वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम आपका क्या नहीं होता, क्वाइनिंग में डिफॉर्म नहीं होता। And this type of operation is known as the coining operation. Why this is called as a coining operation? Because generally it is used to make the coins. ठीक है, जनरली ये ऑपरेशन किसके काम आता है, कॉइन्स बनाने के काम आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या, इसका नाम क्या पड़ गया है इस ऑपरेशन का, कॉइनिंग ऑपरेशंस। ठीक है, इन दिस आल्सो डाई कंसिस्ट टू पार्ट्स, डाई टू पार्ट्स में ही होती है आपकी। जैसे अपर डाई इज नोन एज ए पंच, ऑन द पंच वन सरफेस, द सरफेस इज प्रोजेक्टेड। पंच के आपके आप सरफेस के ऊपर कुछ आपके सरफेस प्रोजेक्टेड होंगे, दैट इज योर मटेरियल, ये मटेरियल आपकी। एट द लोअर स्पेस दिस इज डाई, डाई के अंदर केविटी बनी होगी, इन ए केविटी देयर आर सब सरफेसेस इज प्रोजेक्टेड, उसके अंदर भी सरफेसेस क्या होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। एंड वी पुश द पंच ऑन द शीट। ठीक है, हम पंच को शीट पर क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो दिस प्रोजेक्टेड सरफेसेस विल बी क्रिएट ऑन द टॉप सरफेस एंड द डाई projected surface is created on the bottom surface of a your metal sheet metal. This operation will be performed like this. Fining operation. This operation is known as the coining operation. The next operation is sheet metal drawing. This operation are generally used to make a cup shape articles from the flat sheet metal block. In this, punch and die radius should be equal and sufficiently large, about 5 times the thickness of metals. It operation is look like a punching operation. ये operation आपके बिल्कुल punching operation की तरह होता है. And what is the difference? The difference in the manufacturing of a die. डाई पंच बनाए जाते हैं पंचिंग के लिए और इसके लिए सीड मेटल के लिए, उनमें डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो पंच होता है उसके जो आपके कॉर्नर होते हैं दैट इज कर्व्ड, शार्प नहीं होते, वो कर्व्ड होते हैं यहाँ पर। सिमिलरली ये जो कॉर्नर होती है आल्सो कर्व्ड, जनरली दैट इज 5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ ए मेटल। जो आपकी मेटल की थिकनेस है उसका 5 गुना हम क्या करते हैं, रेडियस कर्वेचर प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली देयर इज ए मेटल ब्लॉक जिसके अंदर एक होल बना होगा, डीप होल बना होगा आपका, मेटल ब्लॉक के अंदर एक डीप होल बना होगा। ऊपर से देखोगे तो आपको उससे दिखाई देगा ये सर्कुलर आपका एक मेटल ब्लॉक है जिसके अंदर क्या बना हुआ है, एक होल बना हुआ है। इट लुक लाइक दिस, इस तरह से दिखाई देगा। यू प्लेस द शीट, इसके अंदर एक शीट प्लेस करोगे। इन बिटवीन द पंच एंड डाई यू प्लेस द शीट, आपने एक शीट को प्लेस किया एंड यू अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्सेस। ये जो कॉर्नर है दैट इज आल्सो हैव द रेडियस कर्वेचर अबाउट 5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ मेटल। जो डाई के हैं उसके भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगे, पंच से पंचिंग ऑपरेशन ज्यादा होंगे।
तो when you apply the forces at this time, there will be no shear plane. यहाँ से cutting plane start नहीं होगी. There will be no cutting plane will start. Metal start to drag inside into the hole. ठीक है, जो आपका डाई का होल बना हुआ है, पंच के साथ जब पंच डाउनवर्ड मूवमेंट करना शुरू करेगा, तो पंच के साथ ही मेटल डाउनवर्ड मूवमेंट करना शुरू करेगी. The metal will start to move downward with the punch, and metal is going to stretch. जो आपकी मेटल होगी वो क्या होगी, स्ट्रेच होगी, and take the shape of a punch. जैसे पंच डाउनवर्ड आएगा तो पंच के साथ साथ आएगी, और जो आपका पंच की जब पंच बॉटम तक आ जाएगा तो मेटल विल बी स्ट्रेच एंड टेक कवर द एंटायर पंच. जो आपका पंच है उसको इंटायरली क्या कर लेगा, कवर कर लेगा. When the you remove the punch from the die hole, so that will be, you will get a shape of a cup. आपको एक कप की फॉर्म में क्या मिल जाएगी, मेटल की शेप मिलेगी. So in this the stretching is take place. इसका stretching operation perform होता है in the sheet metal drawing. So it will be work like this. ये इस तरह से काम करता है. It will look like this. ठीक है, this is a metal. ये आपकी एक मेटल की शीट है. This is a sheet. ठीक है, कंप्लीट नहीं दिखाया गया है, कंप्लीट सर्कुलर डिस्क है ये. ठीक है, थर्ड फोर्थ पोर्शन दिखाया गया है. ये पोर्शंस यहाँ पर दिखाया नहीं गया है इंटेंशनली, ताकि आप अंदर का व्यू देख पाओ. दिस इज योर पंच. ये पंच है, ये पंच. ठीक है, एंड दिस इज ए डाई. ये आपके नीचे क्या लगी हुई है, ये डाई है आपकी. दिस इज डाई, और ये डाई के अंदर आपका होल बना हुआ है. ठीक है, you push the punch inside the die. We get the cup shape. This is a cup shape. ठीक है, ये आपका आप पोर्शन दिखाया नहीं गया है. जब इसको कंप्लीट कर दोगे आप पोर्शन को, तो ये कप की शेप में आपको क्या मिल जाएगा, आपकी शेप मिल जाएगी टू द मेटल sheet. This is the operation known as a sheet metal drawing operation in a sheet metal. Is it clear? Hello. तो शीट मेटल की आपकी एक्टिविटीज क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं. जो भी मैं टॉपिक डिस्कस करने थे, बाकी हम शीट मेटल शॉप में डिस्कस कर लिए थे, टूल्स के बारे में एंड अदर थिंग. जो अदर आपके ऑपरेशंस थे, दैट विल बी डिस्कस इन शीट मेटल शॉप. तो हम दोबारा से रिवाइज नहीं कर रहे हैं. नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर वेल्डिंग. ठीक है, हमारे अब दो टॉपिक रह गए हैं, एक वेल्डिंग एंड पाउडर मेटलर्जी. उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो लगभग 5 to 6 लेक्चर लगेंगे इन ए वेल्डिंग, और 2 to 3 लेक्चर लगेंगे हमारे इन ए पाउडर मेटलर्जी. तो 20 मार्च तक हम इजीली सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे. जैसे हमने यूनिट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि there are two type of a manufacturing activities processes. The one is primary manufacturing process and the second is secondary manufacturing process. In a secondary
primary manufacturing process give the initial shape and size to the product, to the material, but the secondary process are used which shape is when the shape is not gained through the primary activities. जब primary के through आपको आपकी final shape नहीं मिलती है, then you go for the secondary activities. तो welding is a one type of a secondary manufacturing processes. ठीक है, उनमें से एक टाइप है आपकी वेल्डिंग सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से. वेल्डिंग आर जनरली यूज्ड टू ज्वाइन द टू पार्ट्स. ठीक है, दो अलग अलग पार्ट्स हैं, दो मेटल प्लेट्स हैं, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनको ज्वाइन करने के काम आते हैं. कंडीशन इज दे मस्ट बी मेटल. वो मेटल के होने चाहिए. मेटल और वुड को हम वेल्डिंग से ज्वाइन नहीं कर सकते. मेटल और सेरेमिक्स को हम वेल्डिंग से ज्वाइन नहीं कर सकते. वुड टू वुड हम वेल्डिंग से ज्वाइन नहीं कर सकते. कंडीशन इज दे मस्ट बी मेटल. मेटल होनी चाहिए, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करके फाइनल शेप गेन कर सकते हैं. तो व्हाट इज द वेल्डिंग? वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल बाय फ्यूजन विथ हीट एंड प्रेशर और हीट और प्रेशर. कहने का मतलब क्या है कि हम दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं. वो सिमिलर भी हो सकती है. सिमिलर मीन्स सेम कंपोजिशन. ठीक है, जैसे स्टील टू स्टील. ठीक है, कॉपर टू कॉपर, एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम. डिसिमिलर मींस डिफरेंट कंपोजिशंस लाइक स्टील टू एल्यूमिनियम. ठीक है, तो डिसिमिलर मेटल्स में होती है बाय फ्यूजिंग. फ्यूजिंग मींस बाय मिक्सिंग द लिक्विड मेटल. ठीक है, लिक्विड मेटल को मिक्स करके ऐड हम ज्वाइन करते हैं. और ये ठीक है, और ज्वाइन उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? या तो हम हीट यूज करते हैं, या प्रेशर यूज करते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज ए वेल्डिंग. उसको हम वेल्डिंग बोलते हैं. कहने का मतलब क्या है, इन सिंपल वर्ड, दे आर टू प्लेट. दो प्लेट है हमारे पास. दे आर टू प्लेट्स. वी आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस टू एजेस. इन दो एजेस को हम ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, इस एज को इस एज को. तो वी आर मेल्टिंग दिस टू एजेस. इस एज को मेल्ट कर लेते हैं. वी मेल्ट दिस एज. वी आल्सो मेल्ट दिस एज. इस एज को भी हम मेल्ट कर लेते हैं. एंड दिस मोल्टन मेटल इज कलेक्टेड इन बिटवीन टू एज. इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आपकी मोल्टन मेटल कलेक्ट हो जाएगी, एंड दैट इज नोन एज द मोल्टन. क्या बोलते हैं हम? मोल्टन पूल बोलते हैं. मोल्टन पूल. जैसे स्विमिंग पूल होता है आपका, स्विमिंग पूल में पानी होता है, और मोल्टन पूल में क्या होता है, मोल्टन मेटल होती है. ठीक है, एंड दिस मोल्टन मेटल इज इन कांटेक्ट विद बोथ द प्लेट. ये मोल्टन मेटल दोनों प्लेट के साथ कांटेक्ट में है. तो आफ्टर द सोल्डिफिकेशन, जैसे ये मोल्टन मेटल सोल्डिफाई होगी, तो इट विल बी मेक द मेटेलिक बॉन्ड विद बोथ द प्लेट. दोनों प्लेट के साथ क्या बना लेगी ये? आफ्टर द सोल्डिफिकेशन इट विल क्रिएट द मेटेलिक बॉन्ड, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द वेल्डिंग. और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? वेल्डिंग बोल देते हैं. ठीक है, फ्यूज. फ्यूज मींस टू मिक्स. ठीक है, तो मोल्टन मेटल है, दोनों एजेस को मेल्ट होगी, वो मिक्स होगी आफ्टर द मेल्टिंग. तो इसको फ्यूज वर्ड यूज किया गया है इसके लिए. फिलर मेटल मींस if this molten metal is not sufficient. जो molten metal यहाँ पर मेल्ट हुई है, that is not sufficient to fill this gap. दो एजेस के बीच में जो गैप है, ठीक है, उसको फिल. ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ठीक है, प्लेट की बॉटम से लेकर टॉप, बॉटम से लेकर टॉप तक यदि आपका गैप फिल नहीं हो पा रहा है इस मोल्टन मेटल से कंप्लीटली, तो वी पुट एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल फ्रॉम आउटसाइड. हम क्या करते हैं, बाहर से मोल्टन मेटल डालते हैं. ठीक है, तो दैट एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल इज नोन एज फिलर मेटल. वो क्या कर रहा है, इस गैप को फिल कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, फिलर मेटल बोल देते हैं. तो मेटल एडेड टू सप्लीमेंट. सप्लीमेंट मींस रीइंफोर्समेंट, एक्स्ट्रा. ठीक है, तो दैट इज नोन एज द फिलर मेटल. तो उसको फिलर मेटल बोलते हैं. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ए वेल्डिंग प्रोसेस. इस वेल्डिंग को हम क्या बोल देते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस. In a welding, the first you can use the heat source. ठीक है, आपको हीट सोर्स यूज करना है. सबसे पहले हीट सोर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे. हीट सोर्स में आप क्या यूज कर सकते हो जनरली? वी कैन यूज द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन यूज द गैस. कोई भी गैस यूज कर सकते हैं फ्लेम जनरेट करने के लिए. ठीक है, जनरली हम या तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं या कोई गैस फ्लेम यूज करते हैं. ठीक है, टू जनरेट टू
generate the heat and this heat are used to melt the motor, to melt the edges. और इस heat का use करके हम क्या करेंगे, edges को melt करेंगे. तो first source is your electricity. तो electricity के अंदर जो आपका first आता है that is arc welding. The first is type is arc welding. In arc welding, electric discharge that develop due to flow of current from cathode to anode. होता क्या है यहाँ पर, एक तो आपके पास मेटल की रोड होती है, सिंपल मेटल रोड होती है फॉर एग्जांपल, ठीक है. और एक आपके पास वर्क पीस है जिसको हमें क्या करना है, दो प्लेट हैं जिनको हमें ज्वाइन करना है, इन एजेस को ज्वाइन करना है, ठीक है. तो दैट इज यूर इलेक्ट्रोड. इस मेटल की रोड को इलेक्ट्रोड बोलते हैं और इन प्लेट्स को हम पेरेंट मेटल्स या वर्क पीस बोल देते हैं. तो दैट इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई. इस इलेक्ट्रोड को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे. इन वर्क पीस को भी हम क्या कर देंगे, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई, ठीक है. पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया. फॉर एग्जांपल दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज डीसी करंट एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. ये आपका नेगेटिव टर्मिनल और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है. तो करंट विल बी फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट देयर इज ए गैप, ठीक है, इलेक्ट्रोड के बीच में और आपके वर्क पीस के बीच में गैप है. उस गैप के अंदर क्या है, एयर है, हवा है. देयर इज एयर इन बिटवीन द गैप, ठीक है. देयर इज ए गैप और गैप के बीच में क्या है, हवा है, एयर है. इस टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन थ्रू द एयर देयर इज a requirement of ionization of air. So you will increase the voltage nearly 50 voltage, 50 वोल्टेज के ऊपर 2 to 4 mm एयर गैप. यदि आपका एयर गैप 2 से 4 mm का है, 2 to 4 mm एयर गैप, 2 to 4 mm एयर गैप इज आयोनाइज्ड. इतनी जब आपका इतना गैप आएगा 2 से 4 mm का इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में, तो वो एयर 50 वोल्टेज के ऊपर आयोनाइज होती है. और आयोनाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है. इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूवमेंट करना शुरू करेंगे थ्रू दिस एयर गैप, इस एयर गैप के थ्रू, दिस एयर, इस एयर के थ्रू. तो दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्ट्राइक. इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ स्ट्राइक करेंगे एंड एयर मॉलिक्यूल्स इज डिकम्पोज इनटू आयन एंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स. आयन और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में आपके एयर मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होना शुरू कर देंगे, ठीक है. The electrons start to move positive terminals and the ions will start moving in the opposite direction. This says that electric circuit will be set up due to the collision of electron due to the air molecules. Large quantity of heat is generated and this heat is visible with flash, ठीक है. ये जो आपको फ्लैश दिखाई देती है, दिस फ्लैश इज नोन एज हीट विथ फ्लैश इज नोन एज द आर्क. उसी को हम आर्क बोलते हैं, ठीक है. तो दैट इज नोन एज आर्क. तो आर्क गैप बिटवीन इलेक्ट्रॉन और वर्क पीस एक्ट एज ए प्योर रेजिस्टेंस लोड. वो रेजिस्टेंस लोड की तरह काम करता है. हीट जनरेटेड इन वेल्डिंग आर्क डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट एंड वेल्डिंग करंट. कितनी हीट जनरेट होगी ये डिपेंड करेगा आपकी वेल्डिंग करंट के ऊपर एंड वोल्टेज के ऊपर. वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. And that process is known as the arc welding. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आर्क वेल्डिंग बोलते हैं. टर्मिनल चेंज कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. यदि आपने इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया तब क्या हो जाएगा, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लाइक दिस. इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करेगी. दैट प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग. यहाँ पर थोड़ा डायग्राम और क्लियर है. तो ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर है जो इलेक्ट्रोड को होल्ड करके रखता है. उससे आगे पावर सप्लाई है जो पावर सप्लाई कनेक्ट किया. ये आपका वर्क पीस है, यहाँ पर ये आर्क है, ये इलेक्ट्रोड टिप और उसके बीच में गैप है. गैप इज नोन एज आर्क लेंथ. इस गैप को क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं. दैट इज इलेक्ट्रोड एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द आर्क वेल्डिंग. इज इट क्लियर? हेलो, ओके. In an electric arc welding, you can use the AC current, you can use the DC current. ठीक है, दोनों ही टाइप के हम करंट यूज कर सकते हैं. Every type of a polarity give a some advantage.
ठीक है, हर एक टाइप का अभी एसी डीसी जो भी यूज करोगे उसके कुछ अपने फायदे और नुकसान, तो वही हमें आगे डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट हम डीसी करंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इफ यू कनेक्ट द इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस विद द डीसी करंट, डीसी करंट के साथ कनेक्ट करते हो डायरेक्ट करंट के साथ, ठीक है, तो दैट इज अ पावर सप्लाई, दैट इज ए इलेक्ट्रोड, या इलेक्ट्रोड है आपका, एंड दैट इज अ वर्कपीस। तो इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। देखो ये वर्कपीस यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करती है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोलैरिटी इज नोन एज द DCEN बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। दिस इज आल्सो नोन एज अ स्ट्रेट पोलैरिटी। इसके अंदर इसका क्या बोलते हैं? स्ट्रेट पोलैरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये तो आपका नेगेटिव टर्मिनल पर है और वर्कपीस के यार पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन किधर मूवमेंट करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट डाउनवर्ड होगी, इन दस द इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड विल बी इन डाउनवर्ड। इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्ड जो बॉम्बार्डमेंट है दैट विल बी इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है, स्ट्रेट एंड रिवर्स पोलैरिटी कैसे रखना है। जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो स्ट्रेट बोलना है और जो अपवर्ड मूवमेंट हो रिवर्स बोलना है। नेक्स्ट इज यूर, हाँ अब बताएंगे, आगे बताएंगे, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, द नेक्स्ट इज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, दैट इज नोन एज DCEP। इसको हम क्या बोलते हैं? DCEP बोलते हैं जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, एंड इज आल्सो नोन एज रिवर्स पोलैरिटी। तो इसके अंदर आपका पॉजिटिव टर्मिनल्स किसके साथ कनेक्ट कर दिया हमने? पॉजिटिव टर्मिनल्स विल बी कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द वर्कपीस। इन दिस द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूव, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किधर मूवमेंट करेंगे? आपके पॉजिटिव, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव, दैट विल बी मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नोन एज द DCE, इसको DCEP बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूर डायरेक्ट DC पोलैरिटी इफेक्ट। ठीक है, तो ये पोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ DC करंट में होता है। DC करंट में लगातार पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट टाइम के साथ इस तरह मूवमेंट करता है। You look like this. ये आपका क्या वोल्टेज और इधर क्या आपका टाइम। ठीक है, इट विल बी ऑक्सीलेटिंग, फिर ऑक्सीलेट कर लेता है। तो अब देखो एक बार वोल्टेज पॉजिटिव टर्म में गया, फिर नेगेटिव में गया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या होगा आपका? टाइम वोल्टेज, वोल्टेज इज कांस्टेंट, वोल्टेज क्या रहता है? कांस्टेंट क्वांटिटी रहता है। ठीक है, इधर DC करंट, तो वहां यहाँ पर पोलैरिटी क्या हो रही है? पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। यदि इसको पॉजिटिव वोल्टेज माने तो नीचे क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो लगातार वोल्टेज क्या होते रहेंगे? DC करंट के अंदर तो वोल्टेज जो है पोलैरिटी को, सॉरी AC करंट में तो पोलैरिटी को चेंज होती रहती है, तो DC करंट में पोलैरिटी चेंज नहीं होती। तो अब आते हैं DC पोलैरिटी इफेक्ट। द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ DC पोलैरिटी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए हीट। 2/3 heat is generated at the positive terminals and 1/3 heat is generated as negative terminal. ये आपका इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर वर्कपीस है, एंड इलेक्ट्रॉन्स ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो आपका साइज और मास है वो आयरन से ज्यादा है, उस वजह से क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट होगी मैक्सिमम हीट वहीं जनरेट होगी। ठीक है, तो यदि आपका बॉम्बारमेंट वर्कपीस पर हो रही है तो 2/3 हीट इज जनरेटेड एट द वर्कपीस। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड टिप है वहां पर 1/3 हीट जनरेट होगी। ये जो इलेक्ट्रोड की टिप है वहां पर 1/3, मतलब क्या हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू सेम नहीं है, उसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पोलैरिटी कौन सी आपकी? DC इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोलैरिटी है। ये डायरेक्ट स्ट्रेट पोलैरिटी है। तो स्ट्रेट पोलैरिटी के अंदर जो वर्क पीस के ऊपर ज्यादा हीट जनरेट होती है और इलेक्ट्रोड टिप के ऊपर कम हीट जनरेट होती है। लेकिन जो आपकी दूसरी पोलैरिटी है दैट इज यूर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, DCEP, ये पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, ये नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नाउ एट दिस टाइम द हीट विल बी जनरेटेड
2/3 हीट जनरेटेड इलेक्ट्रोड टिप, ठीक है, लगभग 2/3 2/3 हीट यहाँ पर जनरेट होगी और 1/3 हीट इज जनरेटेड एट द वर्क पीस. It means by using the DC polarity you can shift the heat according your requirement. अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप हीट को कंट्रोल कर सकते हो डीसी पोलरिटी के अंदर. इन एसी 50-50, ठीक है. एसी के अंदर क्या होगा, लगातार पोलरिटी चेंज हो रही है तो देयर इज मोर यूनिफॉर्मली हीट डिस्ट्रीब्यूटेड. 50% हीट इलेक्ट्रोड टिप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी और 50% आपके वर्क पीस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि वहां पर जो पोलरिटी है वो लगातार चेंज हो रही है. ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इन द नेक्स्ट कमिंग स्लाइड. तो टाइम हो गया आपका. हाँ बोलो. वर्कशॉप का क्या बताएं. कोई नहीं, जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर चुके हो वर्कशॉप में आप सबसे पहले वो लिख लीजिए. कोई सीक्वेंस का इशू नहीं है. ठीक है, जैसे आपने मान लो फिटिंग शॉप में गए हो तो फिटिंग शॉप को लिखिए आप. यदि आप शीट मेटल में गए हो तो शीट मेटल लिखिए. वेल्डिंग शॉप में गए हो तो वेल्डिंग शॉप लिखिए. समझ गए ना सीक्वेंस का. हाँ कोई बात नहीं, आपने